नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अल्ट्राटेक बेला सीमेंट प्रबंधन की लापरवाही एक बार फिर आई सामने। मजदूर के इलाज के दौरान मौत के बाद भड़के परिजन। बैकुंठपुर पुलिस को 700 शीशी नशीली कप सिरप पकड़ने में मिली सफलता और दिव्यांगजनों को स्मार्टफोन देने का वादा करने के बाद मुकरा प्रशासन शिकायत करने पहुंचे दिव्यांगजन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी में कार्यरत युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान अस्पताल मौत हो गई, जिसके बाद परिजन मुआवजे की राशि पर अड़ गए और कंपनी के मुख्य द्वार पर लाश रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। चुराटा थाना क्षेत्र के नौबस्ता चौकी अंतर्गत स्थित अल्ट्राटेक बेला सीमेंट प्लांट में 25 सितंबर को काम के दौरान कंपनी रोल के सुपरवाइजर गिरिजा प्रसाद पटेल पिता दशरथ पटेल उम्र 56 वर्ष ग्राम खजूरी ताल का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन परिजनों को बिना सूचना दिए इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचा दिया और अस्पताल में छोड़कर कंपनी प्रबंधन वापस लौट आया। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को सूचित किया, जिसके बाद परिजन इलाज के लिए युवक को नागपुर ले गए, जहां 3 अक्टूबर को इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव लेकर अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां शव रखकर मुआवजे की राशि पर अड़े हुए थे। सूचना मिलते ही मौके पर नौबस्ता चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंकिता मिश्रा, चुराटा थाना प्रभारी सहित समान थाना प्रभारी जयप्रकाश पटेल के साथ कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने के बीच तीसरी घटना है जब इस तरह की लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है, जिससे अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी के प्रबंधन पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं अभी खबर आ रही है कि 4 घंटे की मशक्कत के बाद परिजनों और प्रबंधन के बीच समझौता हो गया और 2.5 लाख कैश के अलावा 12,000 मासिक पेंशन पर मृतक के परिजनों ने समझौता कर लिया है। हमको जब ये यहाँ अचानक ड्यूटी आए थे 2 बजे, अचानक सीने में दर्द ऊँचा और फिर कमर में दर्द होने लगा। ये पापा मेरे को थोड़ी देर कॉल करके बताया, उसके बाद बेहोश हो गए। उसके बाद यहाँ से ये दवाई दिए थे, एक दवाई दिए थे और गाड़ी में लेके जाके दवाई की इलाज की, सिर्फ एक दवाई दिए और ऐसे ही रूम में ले जाके लेटाया और घर में हमें तो इन्फॉर्म नहीं करिए कि घर वालों को इन्फॉर्म कर दे तबीयत कैसी है। उसके बाद रात में पापा ही कॉल किए जब बहुत दर्द कर रहा था अगल बगल वाले, तो फिर सुबह आए तो यहाँ से एम्बुलेंस लेके गए, रीवा में एम्बुलेंस छोड़ी और उसके बाद फिर से एम्बुलेंस के बाद कोई पता ही नहीं। उसके बाद से यहाँ से प्रताप नाम के एक आदमी मतलब कॉल करते थे, बोलते थे कि ड्यूटी आए नहीं तो ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद बीपी और बढ़ने लगी, सांस लेने में तकलीफ, तो फिर नागपुर लेके गए। वहाँ लेके गए तो वहाँ थोड़ा चला, दवाई हुई, उसके बाद वेंटिलेटर में रखे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बोलते हैं उनको फेफड़े में दो होती थी। वहाँ पापा हमारे ना सिगरेट पीते ना दारू पीते, कुछ भी नहीं पीते थे, तो उनको फेफड़े में कैसे हो सकता है इन्फेक्शन। उनको नसी यहाँ से कोयला यार्ड में ज़बरदस्ती उनको घर से आए थे। 25 को यहाँ कंपनी आए, अब 2 बजे से ड्यूटी थे। अब अभी आप जो है तो यहाँ लाए हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? किन मांगों को लेके आप जो है कंपनी परिसर में शव रखकर गेट बंद किए हुए हैं? हमारी 4 बहनें हैं और जिनमें से अभी 3 की शादी होगी, 1 की शादी नहीं हुई। ना तो हमारे पास पापा के नाम में कुछ ज़मीन है, ना तो कुछ घर है। घर भी ऐसे कच्चा ही बना है। और पापा भी दीदी की शादी करनी है, मम्मी अकेले है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, दीदी भी पढ़ रही है, तो माँ बाप भी हैं। तो क्या चाहते क्या हैं आप अगर पापा जी की जगह पे टेक्निकल हम भी कर रहे हैं, टेक्निकल ही कर रहे हैं, तो हमें भी उनकी जगह पे उनकी ड्यूटी दी जाए या फिर मम्मी को हमको 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाए और आर्थिक सहायता 50 लाख रुपए दी जाए। रीवा की बैकुंठपुर पुलिस ने 700 शीशी नशीली कप सिरप पकड़ने में सफलता पाई है। बैकुंठपुर थाना प्रभारी विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफ़ेद रंग की नोवा कार में यूपी से नशीली कप सिरप की खेप लाई जा रही है, जिसके बाद नशे की खेप सहित तस्करों को पकड़ने के लिए ग्राम मुड़ियारी के समीप घेराबंदी की गई। इस दौरान तस्कर पुलिस की घेराबंदी देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिनका पीछा किया गया और तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन सहित नशीली कप सिरप छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 4 बोरियों में तकरीबन 700 शीशी नशीली कप सिरप पाई गई। पुलिस ने वाहन सहित नशीली कप सिरप जब्त कर लिया है। वाहन नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया है कि बैकुंठपुर के नवागत थाना प्रभारी विजय सिंह ने कल ही थाने में आमद दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है।
कल सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में कुछ कोरेक्स की बोतल्स को कुछ तस्कर ला रहे हैं, और जिसके आधार पे सभी टीम्स को एक्टिव किया गया था और बैकुंठपुर और सगरा को भी एक्टिव किया गया था, और जिसमें फिर दोनों साइड से नाकेबंदी की थी, और इसमें फिर पीछा करने पे ये गाड़ी अपनी छोड़ के इनोवा गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं। जो इनोवा गाड़ी में हमको मिला है वो करीब 770 सीसी कोरेक्स मिली है, जो कि 4 बोरों में थी, और अभी अब इसमें पूरी गाड़ी के आधार पे और अन्य जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पे पता की जा रही है कि किनकी कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन क्रिमिनल थे और कहाँ से ला रहे थे और किसको सप्लाई करने आए थे, वो सारी चीज़ें अभी विवेचना में ली गई हैं। 770 सीसी। शासन द्वारा स्मार्टफोन देने का वादा करने के बाद अब स्मार्ट छड़ी दिलाई जा रही है। इसके संबंध में आज दिव्यांगजन कलेक्टर रीवा से मिलने पहुंचे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि स्मार्ट छड़ी होती क्या है। तुर्की के दिव्यांग वैज्ञानिक फुर्सत सीलन ने आंखों की रोशनी खो चुके लोगों के लिए स्मार्ट छड़ी डिजाइन की है। मॉडर्न तकनीक से लैस ये घड़ी दिव्यांगों को बोलकर रास्ता बताती है। इसे वीवॉक नाम दिया गया है। इस छड़ी के अनोखे फीचर्स हैं। स्मार्ट तकनीक से लैस वीवॉक दिव्यांगजनों को आसपास की चीज़ों के बारे में बोलकर बताती है। ये बिल्ट इन स्पीकर, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन सिस्टम के अलावा कई तरह के सेंसर से लैस है, जो खतरा होने पर यूज़र को अलर्ट करती है। इससे स्मार्टफोन से भी कनेक्ट किया जा सकता है। भविष्य में लेकर इसको काफ़ी संभावनाएं हैं। फिलहाल इस पर अभी काम चल रहा है। फुल चार्ज करने पर इसे 5 घंटे चलाया जा सकता है। इसकी कीमत लगभग 35,000 रुपये है, लेकिन अभी ये भारत में उपलब्ध है या नहीं, इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने भी स्मार्ट छड़ी ईजाद की है। इसके अलावा अन्य कई कंपनियां भी इस काम में लगी हुई हैं, जिसकी अभी तक पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। ये तो हुई स्मार्ट छड़ी की बात। बहरहाल प्रशासन उन्हें कौन सी स्मार्ट छड़ी देने जा रहा है, इसके बारे में न तो प्रशासन की ओर से कोई बयान आया है और ना ही छात्रों ने कुछ बताया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब उन्होंने आवेदन किया था तो स्मार्टफोन देने की बात कही गई थी, और स्मार्टफोन से ही उनकी पढ़ाई संभव हो पाएगी, क्योंकि स्मार्टफोन में काफ़ी सुविधाएं हैं और वॉइस कमांड होने की वजह से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मामले को लेकर हमने छात्रों से चर्चा की। मामला है सर, सबसे पहले तो मेरा नाम महेश साकेत, मैं जबलपुर महाकौशल और ग्रेजुएशन का छात्र हूं, और 25 मार्च 2023 को एलेंको के माध्यम से कैंप लगाया गया था। उनमें से रजिस्ट्रेशन हुआ था स्मार्टफोन के लिए, जो आज उपकरण मिल रहा था। तो हमारे पास जितने भी यहाँ पर हमारे भाई खड़े हुए हैं, इन्हें कुछ को स्मार्ट केन दिया जा रहा है। 2-4 को छोड़ करके 2-4 लोगों को दिया गया है स्मार्टफोन, और इनमें हम लोगों ने आवाज़ उठाया तो उन्होंने बोला कि जो लिखा है वही देंगे। जबकि रजिस्ट्रेशन करते समय हमारे कई साथियों ने जब रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तब उन्होंने उनसे बोले कि क्या लिखा है, तो उन्होंने बोले थे स्मार्टफोन लिखा है, और आज स्मार्टफोन हमारे साथियों को नहीं मिल। जी सर, क्योंकि आप सब भी समझ सकते हैं सर कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी की जो छात्र छात्राएं हैं, वो अक्सर अपनी पढ़ाई, अपनी जो शिक्षा स्मार्टफोन के माध्यम से ही करते हैं। आ रहे पढ़ाई के लिए वो सर कि नहीं है हमारे पास नहीं है। आप लोग को दिया गया था 3 साल के, वो 3 साल की जगह में अब 10 साल बढ़ा दिया गया। और अक्सर सर ये 3 साल का ही होता है। रीवा जिले में ऐसा हो रहा है। उनका कहना 10 साल बाद दिया जाएगा। 10 साल बाद देते हैं। किसी स्मार्टफोन की गारंटी 10 साल तक चलेगा कोई स्मार्टफोन। आप बताइए। में सर कैंप लगा था तो वहाँ पर प्रत्येक दृष्टिबाधितों को अक्सर स्मार्टफोन ही दिया गया है। आज मिलने आया हूँ सर। अगर कलेक्टर सर मान लेते हैं इन बातों को और हम लोगों को अनुशासन मिलता है कि आप लोगों को स्मार्टफोन अवगत करा दिया जाएगा तुरंत, तो ठीक है। अगर नहीं कराया जाएगा तो हम लोग इसके लिए कुछ अगला कदम उठा सकते हैं। वहाँ फोन बचा हुआ है। तो मैं कलेक्टर महोदय मैम जी से आग्रह करता हूँ कि हम लोगों की समस्या पर तत्कालीन कार्यवाही कराते हुए और स्मार्टफोन दिलवाने का अवगत कराने की महान कृपा करें। प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ जिलाधिकारी रीवा के तत्वाधान में मध्याह्न भोजन साझा चूल्हा रसोई संघ ने आज विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन द्वारा 20 जुलाई को 12 सूत्रीय मांगे जिला स्तरीय समस्याओं के संबंध में लिखित में कलेक्टर को दी गई थी, लेकिन अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। संघ की महिलाओं की मांग है कि बाल विकास परियोजना में साझा चूल्हा कार्यक्रम का संचालन कर रहे स्व सहायता समूहों की देयक राशि 2020 से 23 तक
भुगतान नहीं की गई है, जिसका कार्यालय की ओर से कोई संज्ञान भी नहीं लिया गया है, जिस कारण से समूह की महिलाओं में कर्ज का बोझ बढ़ गया है। महिला बाल विकास परियोजना जबा का साझा चूल्हा अप्रैल 2022 की बकाया राशि का भुगतान जिला कार्यालय द्वारा आज तक नहीं दिया गया। इसके अलावा मई 2022 का खाद्यान्न साझा चूल्हा सिरमौर परियोजना का भुगतान किसी भी समूह को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसे दिलवाया जाए। इस संबंध में आज प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह ने अपनी बातें पत्र के माध्यम से कलेक्टर तक पहुंचाई और मीडिया से साझा करते हुए बताया। जो आजीविका मिशन वाले हैं, हमको जो एमडीएम मिला है शासन द्वारा, और हम जो साझा चूल्हा से हमारी जो ग्रामीण में है, शहरी क्षेत्र में है, सभी लोग जो हम लोग ये एमडीएम संचालक करते हैं साझा चूल्हा में, तो हम लोगों को बहुत ही समस्या है, क्योंकि न समय से खाद्यान्न दिया जाता, न समय से राशि दी जाती और राशि रोक दी जाती है। कम से कम 5-5, 6-6 महीना राशि रोक दी, कि कहीं कहीं तो सालों से राशि रुकी हुई है। और जो हम लोगों का है कि मानदेय नहीं दिया जाता, हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। और जो रसोइयाँ हैं तो रसोइयों के लिए अपनी इच्छा से रखते हैं, हम लोगों को समूह द्वारा रसोई रखी जाती है, उसमें अपने मास्टर दबाव बनाते हैं, हेड मास्टर दबाव बनाते हैं, बीआरसी दबाव बनाते हैं और जिला पंचायत से भी दबाव बनाया जाता है। हम लोगों का कोई भी उसमें नहीं चलता, जो मास्टर कहते हैं बोलते हैं हमारा चलेगा। और हम आज कलेक्टर मैडम के लिए अपनी समस्या लेके आए हैं कि जो हमारे लोगों को कम राशि है तो उसमें राशि बढ़ाई जाए। हम लोगों को 5 रुपये मिलता है, तो 5 रुपये में आज कैसे बच्चे खाना खाएंगे। तो जिला पंचायत द्वारा से जो राशि कटौती की जाती है, राशि के बारे में हम लोगों ने 5 रुपये से 10 रुपये की मांग की है। और जो अपने पास में जो 100 ग्राम गल्ला आता है, उसको हमने 200 ग्राम मांगा है कि प्राइमरी में है, और प्राथमिक में जो 150 ग्राम है उसको भी 300 किया जाए, और 7 रुपये है उसको बढ़ा के 15 रुपये किया जाए। और हम लोगों को भी जो अध्यक्ष सचिव है उनको लिए भी कोई मानदेय दिया जाए, क्योंकि हम लोग भटकते हैं, हर जगह हम लोगों को जाना पड़ता है, मेहनत करते हैं। और जो अपनी साझा चूल्हा वाली रसोइयाँ हैं उनको कोई भी मानदेय नहीं दिया जाता, वो हम लोगों के इससे राशि से कटता है और खाद्यान्न से कटता है। 5 रुपये से हम लोगों को 500 रुपये आता है, तो उसमें हम लोगों के ही से कटता है। और जो गैस सिलेंडर दिया गया उसको भी हम लोगों को अलग से कुछ नहीं दिया जाता। और जो भी 15 अगस्त है और 26 जनवरी है, कोई विशेष अगर भोजन बनवाना है तो उसमें भी हम लोगों को दबाव दिया जाता है कि उसको राशि भी नहीं मिलती। और जैसे कोई चुनाव वगैरह आते हैं, अधिकारियों को बोला जाता है कि समूह को खाना पैसा दिया जाएगा, खाना बनवा के देगा, समूह ही देगा, लेकिन टिफिन देते, खाना देते, और ताज़ा सुबह चाय से चालू हो जाता है, और रात तक जब तक कर्मचारी जाते नहीं हो तब तक हम लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। और कर्मचारी खाना खा के चले जाते हैं, ना तो पंचायत देती है, ना सेक्रेटरी देता है, ना कर्मचारी देके जाते हैं। तो 3 साल से राशि रोकी गई है। 2022 से कोरोना काल में हम लोगों ने 100% हर घर बच्चे जाके और खाना दिया, नाश्ता दिया। लेकिन कलेक्टर से हमारी बात हुई कि हमारी जो निदाने हैं, हमारी समस्या का समाधान किया जाए। तो कलेक्टर मैडम ने कहा कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम 4-5 बार इनको आवेदन दे चुके, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है ना। हम लोग चाहते हैं कि हमारा नाम गीता त्रिपाठी है, हम प्रांतीय समूह संघ जिला रीवा के अध्यक्ष हैं, और हम लोग चाहते हैं कि निराकरण हो। और आज भी हमारे जो तहसीलदार सर हैं, तो हम लोगों ने चाहा कि कलेक्टर मैडम बाहर निकल के आए, क्योंकि हमारी महिला कलेक्टर मैडम से खुद बात करना चाहती थी। तो कलेक्टर मैडम बाहर नहीं आई हैं, उन्होंने धमकी दी कि तहसीलदार साहब मिले। तहसीलदार साहब ने हमको धमकी दी कि आप लोग ज़्यादा हल्ला करोगे तो जेल भिजवा दिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को हटा दिया गया यहाँ से। तो हम लोग अब ये चाहते हैं कि अगर हमारे लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, अगर आचार संहिता नहीं लगती है, तो हम सोमवार को पुनः यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम हड़ताल करेंगे। क्योंकि अब जो सरकार हमारी ये लॉलीपॉप देती है, तो लॉलीपॉप से हम लोग मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को जैसे हम जो 1000 देते तो ना दें, हम लोगों को हमारी समस्या का निदान करें, और हमको खाद्यान्न समय से दें, राशि भी हमें बच्चों के हिसाब से दें। और जैसे बच्चा छात्र संख्या के हिसाब से रसोईया हटाई जा रही है, उसको हटाया ना जाए। हम लोग जो चाहे कि रसोईया जिसको रखें, कोई रसोईया बूढ़ी हो गई है, उम्र दराज हो गई है, किसी को दिखता भी नहीं है, और कोई रसोईया ज़्यादा दिन से बीमार चल रही है, खाना बनाने नहीं आ रही है, उसका नाम नहीं काटा जाता, वो दबाव बनाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के समाधान के संबंध में आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों को हर साल मान्यता लेनी पड़ती है। पहली से 12वीं तक की स्थायी मान्यता प्राप्त की जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। इसके अलावा किराएनामे में पहले नोटरी से ही काम चल जाता था, लेकिन अब रजिस्टर्ड किराया नामा बनवाना पड़ता है, जिसमें मकान मालिक सहयोग नहीं करते और फीस भी ज़्यादा लगती है। संबद्धता शुल्क जैसे पहले ली जाती थी वैसे ही ली जाए। आरटीई के द्वारा की जाने वाली निःशुल्क शिक्षा के रूप में राशि बढ़ाई जाए, और प्राइवेट स्कूल में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों के परिवार का 10 लाख का आयुष्मान बीमा दिया जाए। और क्या कहना है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों का, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रशासन से मांग है कि हमें अस्थायी मान्यता प्रदान की जाए। कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता के लिए पहले एफडी नहीं लगती थी। पिछले साल से सरकार ने 40,000 की एफडी अनिवार्य कर दी है, तो उस एफडी को समाप्त किया जाए। हमारी दूसरी मांग है
कि पहले मान्यता नोटराइज किरायानामा से मिलती थी, अब रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य कर दिया गया है, जो बहुत महंगा पड़ता है। कभी कभी मकान मालिक किरायानामा को रजिस्टर्ड कराने में दिक्कत करते हैं, तो रजिस्टर्ड किरायानामा को हटाया जाए और नोटराइज किरायानामा के आधार पर ही हमें मान्यता प्रदान की जाए। हमारी तीसरी मांग है कि प्राइवेट स्कूलों से संबद्धता शुल्क भी ली जाती है और मान्यता शुल्क भी ली जाती है। 2015 के पहले केवल संबद्धता शुल्क ली जाती थी, तो मान्यता शुल्क को समाप्त किया जाए, केवल संबद्धता शुल्क ली जाए। हमारी चौथी मांग है कि हर विद्यालय में आरटी के तहत 25% बच्चे पढ़ते हैं और मध्य प्रदेश सरकार उनका भुगतान साल 2 साल में 5,000 से 5600 रुपये के बीच करती है, जबकि अन्य राज्य, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ भुगतान 10,000, 15,000, 18,000 रुपये भुगतान होता है। तो अन्य प्रदेशों की भी भांति मध्य प्रदेश सरकार भी 10,000 से ऊपर फीस प्रतिपूर्ति करे। अशासकीय विद्यालयों में जो छात्र पढ़ते हैं उनको ना तो स्कूटी प्रदान की जाती है, ना ही जेईई मेंस और मेडिकल के क्षेत्र में आरक्षण दिया जाता है, जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो हमारी मांग है कि सारी सुविधाएं अशासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी प्रदान की जाए। हमारी छठवीं मांग है कि प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत हैं उनका, उनके परिवार का बीमा आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क कराया जाए, क्योंकि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो लगभग 50,000 स्कूलें और 7 लाख के आसपास शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। अगर सरकार हमारी इन मांगों पर तत्काल विचार नहीं करती है तो हम सभी स्कूल संचालक बैठक करके लामबंद होंगे और उस दल का समर्थन करेंगे जो हमारी समस्या। रीवा 24 न्यूज मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। देवतला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी ने लगभग सभी जगह से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में देवतला विधानसभा से दिलीप सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आज दिलीप सिंह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी और अर्जुन सिंह को तो याद किया ही, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता गिरीश गौतम को आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल खड़े किए। और क्या कहा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप सिंह ने, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। हम मध्य प्रदेश के लिए तो नए जरूर हैं, लेकिन आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यह पार्टी जो कैडर के रूप में पहचानी जाती है, जो और पार्टियों की बात करते हैं, उन सबसे कहीं ऊपर है। इस पार्टी का एक सिपाही, वो अपने उस नियम कानून और जो उसको दायित्व है, साथ ही समाज के प्रति, जनता के प्रति जो दायित्व है, वो किसी भी कीमत पे उससे कहीं विचलित नहीं हो सकता, कहीं बाहर नहीं जा सकता। शायद ही किसी पार्टी में हो, और वो पार्टी की रीत और नीति से कहीं बाहर जा करके ना कोई कार्य कर सकता, और न वो किसी ऊंचाई में पहुंचने के बाद, जनता के आशीर्वाद के बावजूद भी ऊंचाई में अगर पहुंच गया तो वो उसी तरीके से एक साधारण कार्यकर्ता होता है जैसे आज है। वो अगर विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो उसके वो रुतबे, वो सायरन की आवाज आपको उसके बावजूद भी नहीं दिखाई देगी। इस तरीके की आप समझ लीजिए कि इसमें प्रोटोकॉल है। और खास तौर पर हमारे वरिष्ठ जिन्होंने इसको सींच करके और उन जो कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहा के इसको खड़ा किया है, उनमें ये विशेष ध्यान होता है कि मेरा कोई कार्यकर्ता समाज के हित में ही चले, समाज के कार्यों को लक्षित करके वो चले, कहीं वो गलत रास्ते में, गलत इस रास्ते की वो अपना जो उद्देश्य है, जिसके लिए पार्टी आज जनता के बीच में है, कहीं भटके तो उसको पहले चताती है, अन्यथा उसका स्थान पार्टी में नहीं होता, वो चाहे जिस ऊंचाई पे हो। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि ये पार्टी जो आज अपना ढिढोरा पीटते मैं कैडर बेस हूँ, उनसे कहीं लाख गुना ज्यादा है। और रही बात ये कि कैसे करेंगे, ये जनता द्वारा किसी का कद बन जाता है, जनता ही
आसमान में पहुंचा देती है और गर्त में भी मिला देती है। तो जिसको आशीर्वाद जनता दे देगी, तो ये सब उनके सामने बौने हैं, जिनको अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा कद है, ये जनता ने बनाया है। हो सकता है कल आशीर्वाद हमारी पार्टी को, हम लोगों को मिले, तो वही कद वो हमें पहुंचाएगी। अब ये हमारे ऊपर है कि मैं उसको कैसे पचा पाता हूँ, कैसे उनके भाव को, उनके मत का सम्मान करते हुए उनके साथ चल सकता हूँ। और मैं ये आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे देवतला, साथ ही मैं पूरे तो प्रदेश की बात करूंगा कि हम लोगों का जो हम लोग सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, किसी भी आम जनमानस का, किसी भी व्यक्ति का, किसी के सम्मान में ठेस नहीं पहुंचा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी दूरवा से हुआ पंचम वेद नाट्य समारोह का समापन। रीवा में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पंचम वेद नाट्य समारोह का 3 अक्टूबर को गरिमामय समापन हो गया। इस दौरान दोपहर 1 बजे से पत्रकारिता व मीडिया विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल ने अपना उद्बोधन दिया और उपस्थित प्रबुद्ध जनों ने अपने विचार साझा किए। वहीं पूर्व रंग के दौरान यश शास्त्री और उनकी टीम ने लोकगीत प्रस्तुत किया। इसके बाद शुरू हुआ नाटक दूरवा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित इस नाटक का निर्देशन प्रदीप तिवारी ने किया था। 1 घंटे की अवधि के इस नाटक ने लोगों को बांधे रखा। नाटक में सभी पात्रों ने अपना पात्र बखूबी निभाया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रीवा में इतने बड़े बड़े सभागार बन जाने के बाद भी इन सभागारों को व्यवस्थित तरीके से क्यों नहीं बनाया गया। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम थिएटर के लिए तो अनुकूल है, लेकिन यहाँ उचित विंग्स नहीं है। कलाकारों को कपड़े बदलने के लिए भी कुछ खास सुविधा नहीं है। इसे लेक्चर हॉल ही माना जा सकता है। रंगमंच के लिए हॉल उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा यहाँ लाइट और साउंड की व्यवस्था भी रंगमंच के हिसाब से नहीं है। कलाकारों को बाहर से ही लाइट और साउंड मंगाना पड़ता है, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। बहरहाल रंगमंच के कलाकार किसी तरह से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और शहर में एक सकारात्मक वातावरण कायम कर रहे हैं। द्विवेदी का योगदान या उनकी प्रतिभा या उनकी विलक्षणता घटती नहीं है। उनकी तन्मयता और जिस साधारण अंदाज में और एक मेहनतकश मजदूर की तरह वो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, तन से मन से, और धन तो बेचारों के पास रहते ही नहीं है, तो वो धुरवा की तरह कहीं से मांग के उन्हीं की धरोहर लेते हैं और उन्हीं को। रीवा 24 न्यूज मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 25 में विभिन्न स्थानों में 4 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन महापौर अजय मिश्रा बाबा की उपस्थिति में किया गया। आज रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 25 में विभिन्न स्थानों में 4 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन महापौर अजय मिश्रा बाबा की उपस्थिति में मोहन वीर सिंह के घर से सोंधिया ब्रेड फैक्ट्री होते हुए उमा पांडे के घर तक RCC सड़क निर्माण कार्य व शशिकांत शुक्ला के घर से RCC नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य एवं त्रिभुवन श्रीवास्तव के घर से अशोक पान वाले के घर होते हुए गुलाब बिल्डिंग तक RCC नाली, PCC सड़क निर्माण कार्य व कमला नेहरू विद्यालय के पास पुलिया निर्माण एवं बाण सागर मस्जिद के पास पुलिया एवं नाला निर्माण का कार्य, जिसकी लागत लगभग 33.52 लाख आएगी। भूमि पूजन वार्ड के वरिष्ठ नागरिक श्री राजमन चतुर्वेदी द्वारा नारियल तोड़कर किया गया। वहीं वार्ड का निरीक्षण कर साफ सफाई की व्यवस्था देखते हुए अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान
MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, वार्ड पार्षद जरीना बेगम एवं पूर्व पार्षद साबिर अंसारी, नगर निगम सहायक मनोज सिंह, सरोज शुक्ला, अरविंद गुप्ता, सुरेश तिवारी, राम पूजन दुबे, LG सोनी, SK सिंह, DP द्विवेदी, कैलाश सिंह, हरिदास गुप्ता एवं वार्डवासी मौजूद रहे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।